Hello everyone, I am Deepika and today we're going to study a poem called A Legend of the Northland which has been written by Phoebe Carey. Now what is the meaning of the heading? लेजेंड का मतलब होता है कोई भी एक ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। तो यहाँ पे हम एक वुमेन की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे जिसकी ग्रीड की वजह से सेंट पीटर जो थे ही गॉट एंग्री एंड उसके बाद उस औरत का क्या होता है आफ्टर सेंट पीटर गेट्स एंग्री। दैट्स द स्टोरी अबाउट नॉर्थलैंड। किसी भी एक ऐसी जगह को हम रेफर कर रहे हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही कोल्ड है और अर्थ के नॉर्थ पोलर रीजन में फॉल करती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है और डेज बहुत छोटे होते हैं। ऑल्सो वी बीन टोल्ड दैट दिस स्टोरी हैज बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बैले। बैले एक तरीके की पोएट्री का फॉर्म होता है और ये जो स्टोरी यहाँ पे हमें बताई गई है ओल्ड वुमेन की, वो एक बैलेट फॉर्म में बताई गई है। अब व्हाट इज अ बैले? It narrates a story in the form of stanzas. So यहाँ पे 4 लाइन्स के स्टैंजाज हैं जिनमें हमें इस ओल्ड लेडी और सेंट पीटर की जो भी पूरी स्टोरी है उसको बताया गया है। और एक बैले को बेसिकली आप पास ऑन करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ओरली, मतलब आप बोल के आप स्टोरीज, जैसे आप ग्रुप में बैठते हैं स्टोरीज डिस्कस करते हैं या फिर नरेट करते हैं, उसी तरीके से बैले एक तरीके की फॉर्म होती है पोइट्री की जिसको आप नरेट करते हैं। जो भी स्टोरी उस पोएम में होती है उसको आप नरेट करते हैं। I will do the poetry with you line by line. After that, I will discuss all the literary devices which have been used in the poetry. So let's get started. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. जैसे अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो बहुत ही कोल्ड है और नॉर्थ पोलर साइड में अर्थ के फॉल करती है। वहां पे कोई भी कंट्री है, कोई भी जगह है, इट्स गोइंग टू बी कोल्ड, वहां स्नोफॉल होगा, बर्फ गिरती होगी। इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे जो दिन है वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू नाइट्स। जैसे इंडिया में हम लोग जब रहते हैं तो हम देखते हैं किस तरीके से सर्दियों में, विंटर्स में, द डेज आर शॉर्टर एज कम्पेयर टू द नाइट्स बिकॉज सूरज देर से उगता है, इट राइजेस लेट एंड इट सेट्स अर्ली इन द इवनिंग। उसी तरीके से यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे जो दिन होगा वो छोटा होगा और जो रातें होंगी वो लंबी होंगी। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि मतलब जो रातें हैं वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पे अगर वो उठ भी रहे हैं, अगर मॉर्निंग हो गई है तब भी इट्स ऑल डार्क बिकॉज इट्स ऑल कोल्ड, द सन इज नॉट देयर ऑल द टाइम जितने टाइम यहाँ पे होता है, हमारे हम जहाँ रहते हैं वहां पे। और बहुत लिमिटेड आवर्स के लिए सन निकलता है या फिर निकलता ही नहीं है बहुत दिनों तक। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. रेनडियर जैसे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, ये रेनडियर्स हैं, इनको यूज करते हैं बहुत स्नोई एरिया में आपके व्हीकल्स को मूव करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल जो कार्स वगैरह इतनी एफिशिएंट नहीं होती है, फीजिबल नहीं होती है यूज करना। और स्लेजेस, ये जो आपका व्हीकल है विच दे अटैच टू द रेनडियर, हार्नेस करना मतलब बांधना, तो उसको बांध के ये स्लेजेस इस रेनडियर के साथ यूज करते हैं पीपल टू कम्यूट या फिर चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है who's worn this entirely a cloth which is covered with fur. फर होता है कुछ भी एक सॉफ्ट सिल्की सा मटेरियल जिससे क्लॉथ बनता है, एंड उसने ये पूरा का पूरा पहन रखा है फनी फरी क्लोथ्स। तो बच्चे जो है ये बेयर कप्स की तरह लगते हैं और वो थोड़े फनी से लगते हैं इन फरी क्लोथ्स में, एंड दे आर डेक्ड अप। ये इतने सारे इन्होंने कपड़े इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है एंड दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। They tell them a curious story. I don't believe it is true. So now हमें पोएट बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ के नॉर्थ पोलर रीजन के, इन बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, यंग वंस को, एंड ही इज ऑल्सो सेइंग ये जो क्यूरियस स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, कि ये सच है, लेकिन and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. So poet is saying कि हो सकता है कि तुम कुछ सीखो at the end of the poem अगर ये
जो टेल है, ये जो स्टोरी है, मैं तुम्हें बताऊं. सो नाउ ही स्टार्ट्स टेलिंग अस द स्टोरी. पोएट हैज स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी नाउ. वंस when the good Saint Peter, एक टाइम की बात है, once मतलब एक टाइम की बात है, when the good Saint Peter was one of the disciples, follower जिसको हम बोलते हैं of Christ, और ये लोगों को क्राइस्ट प्रीच करते थे, क्राइस्ट के बारे में एड्रेस करते थे, रिलीजियस सर्मन्स देते थे. लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो मतलब यहाँ पे अर्थ पे वो घूमते थे, लोगों को प्रीच करते थे, रिलीजियस लेक्चर्स देते थे. एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और वो चलते चलते लोगों को प्रीच करते हुए जाते थे, लेसन्स देते हुए जाते थे. जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसे कि वो एक्चुअली में उनका डिसाइपल का रूल होता है, डिसाइपल का काम होता है करना, प्रीच करना, एक इंसान से दूसरे इंसान को, एक जगह से दूसरी जगह जाके अपने लेक्चर्स देना ऑन रिलीजियस थिंग्स, रिलीजियस टॉपिक्स, जैसे कि सेंट पीटर का काम था. एज ही डिड, he came to the door of a cottage. Now Saint Peter reached a cottage मतलब एक छोटा सा घर, उसके डोर के सामने वो पहुंचे. In traveling round the earth का मतलब है जैसे कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, from one place to another, प्रीच करते करते, लोगों को रिलीजियस सर्मन्स पढ़ाते पढ़ाते, तो वो पहुंचे एक कॉटेज के बाहर. वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, वहां पे एक लिटिल वुमन थी, उसको उन्होंने देखा केक्स बनाते हुए. एंड बेकिंग देम ऑन दी हर्थ होता है जहां पे आप आग होती है और आप अपना खाना पकाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिटिल वुमन अपना खाना पका रही थी. शी वाज बेकिंग केक्स हियर. एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, सेंट पीटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो तुम्हें ऐसे लग रहा था कि वो बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत कमजोर फील कर रहे थे, एज इफ ही वाज लूजिंग हिज एनर्जी, और वो फेंट होने वाले हैं, बेहोश होने वाले हैं. फेंट मतलब बेहोश, और फास्टिंग मतलब जब आपने कुछ खाया नहीं होता, यू आर एम्प्टी स्टमक. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, अब दिन पूरा जा चुका था, मतलब सिंस मॉर्निंग वो ट्रैवल कर रहे थे और अब ऑलमोस्ट इवनिंग स्टार्ट हो गई थी. ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, तो उन्होंने उससे पूछा उसका जो ये स्टोर ऑफ केक्स था जहाँ पे बहुत सारे केक्स रखे हुए थे, उसमें से थोड़ा सा उसे वो कुछ दे दे ताकि सेंट पीटर खा ले और वो उनकी भूख मिट जाए. To give him a single one, to give him one piece, he asked for one piece from her. So she made a very little cake, but as it lay baking, अब उसने क्या किया, जो उसका स्टोर ऑफ केक्स था उसमें तो उसने कुछ भी नहीं दिया उसमें से, लेकिन उसने एक नया केक बनाना शुरू किया जो कि लिटिल केक था, छोटा केक था. बट एज इट ले बेकिंग, बट जैसे ही उसने उसे पकाने के लिए रखा, बेक करने के लिए रखा, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड, उसने उस केक की तरफ देखा और सोचा, टू लास्ट टू गिव अवे, कि ये जो केक है जो उसने पकाने के लिए रखा है ये काफी बड़ा है सेंट पीटर को देने के लिए. सो बेसिकली वो चाहती नहीं थी कि वो इतने बड़े साइज का केक सेंट पीटर को दे खाने के लिए. Therefore, she needed another one. Needed मतलब जैसे आप अपना डो, आटा को मिक्स करते हो, तो उसने आप दोबारा से एक नया केक प्रिपेयर करने के लिए अपने डो को तैयार करना शुरू किया. एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और फिर से उसने एक छोटे साइज में, जो अभी उसने बेक करने के लिए रखा था उससे भी छोटे साइज में उसने उसको नीड किया डो को. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन उसको ये वाला केक भी इतना ही बड़ा लगा जितना बड़ा उसको ये फर्स्ट वाला केक लगा था जब उसने वो पकाने के लिए रखा. दो इट वाज स्मॉलर इन साइज, उसने तो नीड किया था छोटा, लेकिन जब वो उसे देने की बारी आई तब उसे लगा कि ये तो उतना ही बड़ा है जितना उसने पहले बेक किया था. Then she took a tiny scrap of dough. Tiny scrap of dough मतलब बहुत ही कम अमाउंट में डो लेना, आटा लेना. एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसको रोल कर करके एकदम फ्लैट मतलब एकदम थिन कर दिया, पतला बना दिया. एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर. वेफर बहुत ही थिन होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन योर राइट हैंड साइड. तो केक बेसिकली हम देखते हैं कि थोड़ा फ्लफी होता है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, उसने इतना छोटा अमाउंट लिया डो का कि उसने उसको बिल्कुल वेफर के साइज में फ्लैट कर दिया. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट,
लेकिन दिस वुमन वाज सो ग्रीडी कि वो इतने पतले वेफर थिन केक से भी अलग नहीं होना चाहती थी, सेंट पीटर को देना नहीं चाहती थी। बेसिकली इन 3 स्टैंजाज में हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से ये जो लेडी है इतनी ज्यादा ग्रीडी है कि वो कोशिश कर रही है बहुत ही ज्यादा छोटा साइज ऑफ केक बनाने की, लेकिन वो जो भी केक बना रही है उसको इतना बड़ा लग रहा है सेंट पीटर को देने के लिए कि वो बार बार रिस्ट्रिक्ट कर रही है और अपने आप को रोक दे रही है उसको सेंट पीटर को देने से, बिकॉज एवरी टाइम शी थिंक्स कि ये तो बहुत ही बड़ा है देने के लिए सेंट पीटर को। बट शी सेड, माई cakes that seem too small when I eat to them myself। अब वो बोल रही है कि जब मैंने इन केक्स को अपने आप खाती हूँ तब तो ये इतने छोटे दिखते हैं, बट आर येट टू लास्ट टू गिव अवे, लेकिन जब मैं उन्हें देना चाह रही हूँ सेंट पीटर को तो इतने बड़े क्यों दिख रहे हैं। दिस शोज हर ग्रीडीनेस हियर, कि जब वो खुद खा रही है उसे महसूस हो रहा है, उसे पता चल रहा है कि केक कितने छोटे हैं, कितना कम साइज है, लेकिन जब वो सेंट पीटर को दे रही है जो एक भूखा इंसान है, उसकी डोर पे खड़ा है एंड ही इज आस्किंग फॉर फूड, एवरी टाइम शी मेक्स अ केक एंड शी डजंट गिव, बिकॉज उसको लगता है कि ये तो बहुत ही बड़ा केक है, ऐसे कैसे दे दूं मैं किसी को। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। तो अब फिर से वो बार बार जो भी केक बना रही है, चाहे वो वेफर थिन केक हो, चाहे वो स्मॉलर केक हो, चाहे वो फर्स्ट वाला केक हो, वो सबको फिर से अपनी शेल्फ पे स्टैक करती जा रही है, शेल्फ पे रखती जा रही है, और वो किसी भी केक को दे नहीं रही है सेंट पीटर को, क्योंकि उसे बार बार लग रहा है कि ये तो बहुत बड़े केक है देने के लिए। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट। अब ये सब कुछ देख के सेंट पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बिकॉज एक तो वो हंग्री थे और ऊपर से उन्हें लग रहा था वो बेहोश होने वाले हैं, बिकॉज ही हैड नो एनर्जी इन हिज बॉडी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, एंड श्योरली सच अ वुमन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। सच अ वुमन मतलब जो औरत है जो अपने केक्स को बेक कर रही है और सेंट पीटर को नहीं दे पा रही है, प्रोवोक मतलब एंग्री, और सेंट मतलब कोई भी बहुत ज्यादा अच्छा इंसान। सो ये जो एक्शन था इस ग्रीडी वुमन का, ये इनफ था, बहुत था किसी भी सेंट को, किसी भी अच्छे इंसान को गुस्सा करने के लिए, एंग्री करने के लिए। एंड ही सेड, नाउ सेंट पीटर सेड दैट यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, कि ये जो तुम हो तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो और तुम डिजर्व ही नहीं करती हो कि तुम ह्यूमंस के साथ रह सको या फिर एक ह्यूमन बन के रह सको, बिकॉज ह्यूमंस आर सपोज टू बी सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक, they should be compassionate, they should be kind to others, to have both food and shelter and fire to keep you warm। तुम डिजर्व ही नहीं करती हो कि तुम्हें खाना मिले आराम से, शेल्टर मिले, मतलब यू शुड एक अच्छा घर हो तुम्हारे पास, या फिर फायर टू कीप यू वार्म, कि आग हो तुम्हें टू कीप यू वार्म, टू कीप यू कोजी। तो सेंट पीटर को गुस्सा आया इस वुमन का बिहेवियर देख के, एंड ही सेड ऑल ऑफ दिस टू हर, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। नाउ व्हेन सेंट पीटर वाज एंग्री, तो उन्होंने उससे कर्स किया कि अब तुम ऐसे जियोगी जैसे कि बर्ड जीती है, अब तुम डिजर्व ही नहीं करती हो कि तुम्हारे पास एक घर हो, फूड हो और शेल्टर हो, बिकॉज यू सो सेल्फिश कि तुम कुछ भी चीज किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहती हो। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। स्कैंटी का मतलब होता है वेरी लिटिल, बहुत कम क्वांटिटी में। जिस तरीके से बर्ड्स स्ट्रगल करती हैं अपना खाना ढूंढने के लिए, और बोरिंग का मतलब होता है जैसे कि आपकी बर्ड यहाँ पे डिग करती रहती है बार बार अपनी पीक से खाने के लिए, तो अब उसे वो कर्ज दे दिया है सेंट पीटर ने कि तुम बार बार बोर करोगी और तुम्हें बस थोड़ा सा खाना मिलेगा इतनी मेहनत के बाद। ऑल डे इन हार्ड ड्राई वुड, और ड्राई वुड में तुम बोर करती रहोगे, डिग करती रहोगे, और उसके बाद तुम्हें बस थोड़ा सा खाना मिलेगा। दिस इज द कर्स इज गिविंग हर, कि मतलब तुम इतनी आरामदायक जिंदगी तुम डिजर्व ही नहीं करती हो कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, इसीलिए अब उसको एक बर्ड की फॉर्म में वो कन्वर्ट करेंगे और बोला कि तुम ड्राई वुड्स में डिग करती रहोगी और तुम्हें बस बहुत कम खाना मिलेगा, क्योंकि तुमने अपने ग्रीडीनेस के चक्कर में एक भूखे इंसान को खाना ही नहीं खिलाया। Then up she went through the chimney। चिमनी होता है आपका एग्जॉस्ट जो होता है, जो फायर प्लेस का एग्जॉस्ट, यहाँ से, तो यहाँ से ये उड़कर गई, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, उसने कुछ भी नहीं बोला, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर। तो ये वुड पैकर मतलब जो पैक करता है, डिग करता है, तो एक बर्ड की तरह वो उड़ी और वो यहां से निकली एग्जॉस्ट से। आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर फॉर शी वाज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि अब वो उड़कर यहां से निकली, क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुकी थी एक बर्ड में अब। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। जो ये लेडी थी इसके हेड पे एक स्कारलेट कैप थी, स्कारलेट का मतलब होता है रेड कलर्ड कैप, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, एक वही बस चीज थी जो कि सेम रही थी व्हेन शी गॉट कन्वर्टेड इनटू अ बर्ड, जब सेंट पीटर ने उसे कर्स किया।
but all the rest of her clothes were burned, और जो उसने बाकी कपड़े पहने हुए थे वो सारे के सारे जल गए. Black as a coal in the flame, बिल्कुल black हो गए जैसे कि कोल होता है फ्लेम में. And every country schoolboy had seen her in the wood. अब सबने उसे कहाँ देखा? wood मतलब forest में एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ. Where she lives in the trees till this very day, जो आज तक वो trees में रहती है. Boring and boring for food, और अपना dig करती रहती है, पीक को मारती रहती है dry wood के trunk पे for food, क्योंकि उसे कर्ज किया था कि वो एक comfortable life अब नहीं जी सकती है. Let's check out the rhyme scheme now. As you can see here, rhyme scheme is A, B, C, B. If you see at the top, first line, head can be A. Nothing is rhyming with it. Same, burn, flame. So same, B. Flame can be B as well. Same, flame. And burn will be our C. So this is our rhyming scheme, and this is the rhyming scheme जो पूरी की पूरी poetry में है. Same. So first figure of speech which has been used in the poetry is repetition in the very first line of the poetry. Away away, repetition एक ऐसी figure of speech है जिसको हम use करते हैं जब हम किसी word या phrase पे ज्यादा emphasis डालना चाहते हैं, ज्यादा दबाव डालना चाहते हैं. जैसे कि यहाँ पे अवे अवे से पोएट का मतलब है कि दूर, बहुत दूर जो जगह है, नॉर्थलैंड, उसके बारे में बात की जा रही है. नेक्स्ट इज योर एलिट्रेशन. एलिट्रेशन ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें जो वर्ड्स एक दूसरे के बराबर में रखे होते हैं या फिर एक दूसरे से पास में रखे रहते हैं और उनका जो फर्स्ट अल्फाबेट होती है उसकी आवाज सिमिलर होती है. जैसे कि यहाँ पे दैट, दे, द. सो दिस इज योर एलिट्रेशन. और एलिट्रेशन बहुत सारी जगह पे यूज हुआ है पोइट्री में. आप देख सकते हैं बहुत सारे अल्फाबेट्स, जैसे यहाँ पे फनी, फर, फ. ऐसे ही इस लाइन में look, like. So ल, alliteration. Next is your enjambment. Enjambment एक ऐसी figure of speech होती है जिसमें जो पोइट्री के स्टैंजा होते हैं उनकी लाइंस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं. जैसे कि यहाँ पे where they harness a swift reindeer, यहाँ पे कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, ना फुल स्टॉप है, ना कॉमा है, ना ही सेमी कॉलन है, कुछ नहीं है. सो विच मीन्स ये जो लाइन है ये कंटिन्यू कर रही है इस वाली लाइन में जो सेकेंड लाइन है पोइट्री की. सो इट बिकम्स एंजेबमेंट. जब भी एक लाइन दूसरी लाइन में जाती है और फिर तीसरी लाइन में जुड़ती है या चौथी लाइन में जुड़ती है, बेसिकली किसी भी लाइन के एंड में जब पंचुएशन मार्क नहीं होता है एंड कंटिन्यूज इन द नेक्स्ट लाइन, तो वहां पे आपका यूज होता है एंजेबमेंट. सिमिली जहां पे भी आप कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के बीच में यूजिंग एज और लाइक, वहां पे आपकी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है. जैसे कि यहाँ पे चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब, जो चिल्ड्रन है उनको बेयर्स कब, जो बेयर के बच्चे होते हैं, उनसे कंपेयर किया गया है. सो हियर सिमिली इज यूज्ड. एलिट्रेशन. एलिट्रेशन एलिट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी जगह पे एलिट्रेशन यूज हुआ है. दे टेल देम, द, learn, lesson, tell, tale. यहां पे भी एलिट्रेशन है जैसे कि where, woman, was, were. Here faint, fasting. Next till smaller. Alliteration again. Took, tiny. Repetition again, rolled and rolled. एम्फेसिस डालने के लिए कि उसने कितना थिन उस डो को फ्लैट रोल किया था. सिमिली जैसे मैंने बताया एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जहां पे दो चीजों को कंपेयर किया जाता है यूजिंग एज और लाइक. जैसे यहाँ पे बेक्ड इट मींस यहाँ पे रेफर कर रहा है केक को थिन एज अ वेफर. सो वो जो केक बेक कर रही थी उसको कंपेयर किया गया है वेफर, जो कि बहुत ही एक पतली सी खाने वाली चीज होती है उससे. यहाँ पे जो पिक्चर आप देख सकते हैं वैसे. नेक्स्ट इज योर एलिट्रेशन अगेन. बिल्ड, birds, boring, boring. So this is a repetition and also alliteration because b sound. Here simile like as a coal, black as a coal in the flame, as in जो भी उसने कपड़े पहने थे वो जल गए और किस तरीके से वो जल के ब्लैक लग रहे थे, जैसे कि कोल जब जलता है तब हो जाता है. सो हियर कंपैरिजन बिटवीन ब्लैक क्लॉथ जो जल के खत्म हो गए एंड कोल जो जिससे आप आग लगाते हैं. सो सिमिली.
So these were the figures of speech which have been used in the poetry. I hope आपको explanation समझ आया हो poetry का and you liked the video. And if you did like the video, kindly like it, share it with your friends and subscribe to my channel. Do not forget to hit the bell icon. I'll see you soon with my next video. Thank you for watching. Much love.